जय हिंद साथियों, आपका अपने प्यारे YouTube चैनल आपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम लोग अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायाधीश के कार्य एवं शक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय आते हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं, जिनमें जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। यह केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। हालांकि उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र पूर्ववर्ती न्यायालय से ज़्यादा व्यापक है। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक की अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। इस समय वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में जो कुल न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या 34 है, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ा करके 34 कर दी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किया गया है। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। शुरुआत में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिनमें 7 न्यायाधीश व एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके 10 कर दी। फिर 1960 में 10 से बढ़ा करके 13, फिर 1977 में 17, फिर 1986 में 25, 2008 में 30 और 2019 में बढ़ा करके अन्य न्यायाधीशों की संख्या 33 कर दी। 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश को मिला करके आज हमारी सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है व उनकी सलाह पर उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति व उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 1950 से 1973 तक व्यवहार में ये था कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था।
इस व्यवस्था का 1973 में तब हनन हो गया जब ए एन राय को 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। दोबारा 1977 में यम यू बेग को वरिष्ठतम व्यक्ति के ऊपर बतौर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। सरकार के इस निर्णय की स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने दूसरे न्यायाधीश मामले 1993 में कम किया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों के लिए जो अर्हता है, जो योग्यता है, उनमें सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। उसे उच्च न्यायालय या बिना विभिन्न न्यायालयों में मिला करके 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बतौर न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। इनका शपथ, इनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वेतन भत्तों के बारे में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान इनको कम किया जा सकता है। 2018 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 2,80,000 रुपये कर दिया गया, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 रुपये से बढ़ा करके 90,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा करके 2,50,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। उन्हें निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं जिनमें चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि प्राप्त है। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। इनके कार्यकाल के बारे में संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। इस संबंध में जो उल्लेख है वो है कि वो 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। उनके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी कि वो अपने पद पर बने रहेंगे अथवा नहीं बने रहेंगे। वो राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। न्यायालय की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। संवैधानिक मामलों एवं संदर्भों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत बनाया जाता है, और न्यायाधीशों की पीठ 5 न्यायाधीशों द्वारा निर्णीत किया जाता है। अन्य मामलों का निर्णय एकल न्यायाधीश और न्यायाधीशों की खंडपीठ करती है। फैसले खुले न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन मत भिन्नता हो तो न्यायाधीश इस असहमति का कारण बता सकता है। उच्चतम न्यायालय की अपनी स्वतंत्रता भी है, जिसके बारे में भारतीय लोकतंत्र एवं राज्य पद्धति में उच्चतम न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। यह संघीय न्यायालय, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक होता है। इस तरह इसे प्रदत्त कार्य करने के लिए प्रभावी स्वतंत्रता और अधिकार काफ़ी अहम हैं। यह अतिक्रमण, दबाव और हस्तक्षेप
से स्वतंत्र होना चाहिए। इसे बिना डर या पक्षपात के न्याय देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपबंध किए हैं, जिनमें सबसे पहले नियुक्ति का तरीका है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नंबर 2, कार्यकाल की सुरक्षा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के जरिए सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। इसका तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन उनका कार्यकाल उसकी दया पर निर्भर नहीं है। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि जब तक उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया या अभियोग लगाया नहीं गया है। अब तक भारत के किसी भी न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश पर कोई अभियोग नहीं लगाया गया है। निश्चित सेवा शर्तें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश, विशेषाधिकार, पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। उन्हें इनके लिए प्रतिकूल ढंग से निर्मित नहीं किया जा सकता, सिवाय वित्तीय आपातकाल के दौरान। इस तरह उनको प्राप्त सुविधाएं पूरे कार्यकाल तक मिलती रहती हैं। संचित निधि से व्यय। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं कार्यालय का खर्चा, भत्ते एवं पेंशन एवं अन्य प्रशासनिक खर्च संचित निधि पर भारित होती है। अगला, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं किया जा सकता। महाभियोग के अतिरिक्त संविधान में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में या राज्य विधानमंडल में बहस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला है कि सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत में कहीं भी किसी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वह निर्णय देते समय भविष्य का ध्यान न रखें। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति। उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे। इसका तात्पर्य है इसके कार्यों एवं फैसलों को किसी इकाई द्वारा आलोचना नहीं की जा सकती। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है कि वह अपने प्राधिकार, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखे। अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता। भारत के मुख्य न्यायाधीश को बिना किसी हस्तक्षेप के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। वह उनकी सेवा शर्तों को भी तय कर सकता है। इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है। संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है। संविधान में इसके न्याय क्षेत्र एवं विभिन्न कार्यों का उल्लेख है, हालांकि संसद इसमें वृद्धि कर सकती है। कार्यपालिका से पृथक। संविधान निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं के क्रियान्वयन के मसले पर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करे। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह यह न केवल संघीय न्यायालय है, बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश संसद के उच्च सदन की तरह अपील का अंतिम न्यायालय है। बल्कि यह संविधान और भारत के नागरिकों के अधिकारों का व्याख्याता एवं गारंटर भी है। इसके अलावा यह परामर्शदात्री एवं सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य
अल्लादी कृष्णा अय्यर ने कहा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय को विश्व के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं न्याय क्षेत्रों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम लोग चर्चा कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले मूल क्षेत्राधिकार आता है। मूल क्षेत्राधिकार में उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह ही निर्णय देता है। किसी भी विवाद को जो केंद्र व अधिक राज्यों के बीच हो, दूसरा केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या एक से अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, तीसरा दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद में उपरोक्त संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। विशेष का अभिप्राय है कि किसी अन्य न्यायालय को विवादों के निपटाने में इस तरह की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है न्यायादेश क्षेत्राधिकार। न्यायादेश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान ने उच्चतम न्यायालयों को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार प्रेक्षा आदि पर न्यायादेश जारी कर विक्षिप्त नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करे। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त है और नागरिक को अधिकार है कि वह बिना अपील याचिका के सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। न्यायादेश क्षेत्राधिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में एक और अंतर है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायादेश जारी कर सकता है, अन्य उद्देश्य से नहीं, जबकि दूसरी तरफ उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है। इसका मतलब कि न्यायादेश न्याय क्षेत्र के मसले पर उच्च न्यायालय का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है, लेकिन संसद उच्चतम न्यायालय को अन्य उद्देश्यों के लिए न्यायादेश की शक्ति प्रदान कर सकती है। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। जैसा कि उच्चतम न्यायालय न केवल भारत के संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी की तरह है, बल्कि यह ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के स्थान पर स्थानांतरित है, जो अपीलीय या उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ सुनवाई करता है। इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र को अलग अलग 4 भागों में बांट करके हम लोग उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं, जिनमें अपीलीय क्षेत्राधिकार में सबसे पहले संवैधानिक मामले आते हैं। संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय इसे प्रभावित करे कि मामलों में विधि का पूरक प्रश्न निहित है, जिसमें संविधान की व्याख्या निहित है, अनुचित फैसले के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। संवैधानिक मामलों के बाद दीवानी मामले। दीवानी मामलों के तहत उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है। ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। तीसरा, आपराधिक मामले। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है यदि उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति के दोष मोचन के आदेश को पलट दिया हो और उसे सजाए मौत दे दी हो। दूसरा, किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर
आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया हो, उसे सजाए मौत दी हो। तीसरा, यह प्रमाणित करे कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने के योग्य हो। पहले दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील अधिकार स्वरूप आती है, अर्थात उच्च न्यायालय के किसी प्रमाण पत्र के बिना। परंतु यदि उच्च न्यायालय ने बंदीकरण के आदेश को पलटकर आरोपी को दोष मुक्त करने का आदेश दिया हो तो उच्चतम न्यायालय में अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। 1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीलीय न्याय क्षेत्र में विस्तार किया। उच्च न्यायालय के किसी फैसले पर अपील हो सकती है यदि उच्च न्यायालय ने किसी अपील में आरोपी व्यक्ति को दोष मुक्त किया हो और उसे उम्र कैद या 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई हो, या स्वयं किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से लिया हो और आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल की सज़ा सुनाई गई हो। चौथा है विशेष अनुमति द्वारा। उच्चतम न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपना मत विशेष अनुमति प्राप्त अपील को दे जो कि किसी भी फैसले से संबंधित मामले से जुड़ी हो। यह एक विवेकानुसार शक्ति है, इसलिए इसको अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। किसी भी फैसले में इसका मत या तो अंतिम होता है या तो अंतरिम होता है। ये किसी भी मामले में संबंधित हो सकता है, संवैधानिक मामलों में, दीवानी मामलों में, आपराधिक मामलों में, आयकर, श्रम, राजस्व, वकील आदि के संबंध में। इसे किसी भी न्यायालय में अथवा अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ किया जा सकता है, केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही जरूरी नहीं है। ध्यान रहे, सैन्य न्यायालय को छोड़ करके। इस तरह इस उपबंध का कार्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और इसकी पूर्ण सुनवाई उच्चतम न्यायालय में निहित है। इस शक्ति के उपयोग पर उच्चतम न्यायालय स्वयं एक अनोखी और अधिग्रहण शक्ति होने के नाते इसका प्रयोग सावधानी के साथ विशेष परिस्थिति में ही बिरले रूप में करता है। इसके आगे यह संभव नहीं है कि इस शक्ति का प्रयोग किसी भी नियम के तहत करे। सलाहकार क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में राय लेने का अधिकार देता है। नंबर 1, सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर। नंबर 1, सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर। नंबर 2, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते पर संविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर। पहले मामलों में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है, किंतु दूसरे मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय का मत सिर्फ सलाह देना होता है। इस तरह राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है कि वह इस सलाह को माने। यद्यपि सरकार अपने द्वारा निर्णय लिए जाने के संबंध में इसके द्वारा प्राधिकृत विधिक सलाह प्राप्त करती है। नंबर 5 है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख का न्यायालय। अभिलेखों के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास 2 शक्तियां हैं। उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
उन्हें विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा। नंबर 2, इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। इसमें 6 वर्ष के लिए सामान्य जेल या 2000 रुपये तक अर्थदंड या दोनों शामिल हैं। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि दंड देने की यह शक्ति न केवल उच्चतम न्यायालय में निहित है, बल्कि ऐसा ही अधिकार उच्च न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों को भी प्राप्त होगा। न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार की हो सकती है। सिविल अवमानना का मतलब है स्वेच्छा से किसी फैसले, आदेश, न्यायादेश की अवहेलना, जबकि आपराधिक अवमानना का मतलब किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन या ऐसा कार्य करना जिसमें न्यायालय की स्थिति को कमतर आंकना या उसको बदनाम करना शामिल है, या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना या न्याय प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना। अगला है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। इन्हें अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें गैर विधिक, गैर संवैधानिक अथवा अवैध घोषित कर सकता है। अगला है संवैधानिक व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है अथवा उसका अर्थ विवेचन करता है। यह संविधान में निहित प्रावधानों तथा उसमें उपयोग की गई शब्दावली की भावना एवं निहितार्थ के विषय में अंतिम पाठ अथवा कथन प्रस्तुत कर सकता है। इनके अलावा सर्वोच्च न्यायालय को अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिनमें प्रमुख रूप से यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करता है। इस संबंध में यह मूल एवं विशेष अथवा अंतिम व्यवस्थापक है। दूसरा, यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है। उस संदर्भ में जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया है, यदि यह उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो राष्ट्रपति से उसको हटाने की सिफारिश कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ध्यान देने वाली बात है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच के बाद यदि वह उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो उस संदर्भ में जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया है, वो राष्ट्रपति से ऐसे व्यक्तियों को हटाने की सिफारिश कर सकता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति। उच्चतम न्यायालय के पास अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति भी प्राप्त है। इस तरह सामुदायिक हितों, न्याय हित में वह इससे हटकर भी फैसले ले सकता है। संक्षेप में उच्चतम न्यायालय स्वयं एक सुधार संस्था है। उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को यह मंगवा सकता है और उनका निपटारा कर सकता है। यह किसी लंबित मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी कर सकता है। इसकी विधियां भारत के सभी न्यायालय के लिए बाध्य होंगी। इसके डिक्री या आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। सभी प्राधिकारी सिविल और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करते हैं।
इसे अर्थात उच्चतम न्यायालय न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसका देश के सभी न्यायालयों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों को केंद्रीय सूची से संबंधित मामलों पर संसद द्वारा विस्तारित किया जा सकता है और इसके न्याय क्षेत्र एवं शक्ति व अन्य मामलों में केंद्र एवं राज्यों के बीच विशेष समझौते के तहत विस्तारित किए जा सकते हैं। ये हम लोग भारत के उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के बारे में, न्यायाधीश एवं उनकी शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इनके बाद एक विषय और बचता है न्यायाधीशों को हटाना। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध है, व्यवस्था है, जिनमें नंबर 1 निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्यों लोकसभा के मामले में या 50 सदस्यों राज्यसभा के मामले में द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति को दिया जाना चाहिए। दूसरा, अध्यक्ष अथवा सभापति इस प्रस्ताव को शामिल भी कर सकते हैं या इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष या सभापति को इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। समिति में शामिल जो 3 सदस्यीय लोग हैं उनमें मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, दूसरा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा प्रतिष्ठित न्यायवादी शामिल हो सकता है। यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाता है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देते हैं। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। पहला एवं महाभियोग का मामला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बी रामास्वामी 1991 से 1993 का है। यद्यपि जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया पर उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका क्योंकि यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई थी उस समय। साथियों, हम लोग अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के कार्य एवं शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनके द्वारा दिए जाने वाले निर्णय, उनके प्राप्त शक्तियों, अधिकार पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।